वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब इसमें हमारे दो कंसेप्ट आते हैं, एक क्लासिकल आता है, एक मॉडर्न आता है। क्लासिकल की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या क्लोरीन में अगर हम देखें तो इसी एम को, ये हमारा एलिमेंट है, हमने इसको एच के रिस्पेक्ट में देखा, एक्स यहाँ पे लिखा, वैलेंसी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एच, जैसे कि एन एच है, एम जी एच टू है, ए एल एस थ्री है। इसमें क्या है, मतलब अभी हमें ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, अब यहाँ पे 2 है। अब हमने यहाँ पे सोचोगे कि हमने एच आगे क्यों लगाया, क्यों? क्योंकि सल्फर का EN ज़्यादा होता है एच से। वी कैन चेक है ऑल्सो, सल्फर का EN इज़ 2.5, इसलिए वो बाद में आया। और अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखें 1 है, इसलिए ये इसकी वैलेंसी हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल पीरियड में वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीज़ होती है 1 to 4 और फिर डिक्रीज़ होती है टू 1, डिक्रीज़ टू 1, ठीक है, नॉर्मल पीरियड में। क्योंकि देखो हमने क्या लिखा है, Na Mg एल्यूमिनियम, ऐसे पीरियड में लिखा ना, तो 1 to 4 इंक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ हुई 1 से। फिर हमने दूसरा लिया विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब हमें पता है ऑक्सीजन का 2 होता है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 लगा दिया, M2OX। अब यहाँ पे जो X होगा वो दिखाएगा वैलेंसी ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है। और एग्जाम्पल लिया हमने Na2O, MgO। अब ये इसमें हम देखें तो ऑक्सीजन का इधर 2 होना चाहिए और इधर 1, हाँ ठीक है, इधर 1 हो गया। MgO में अब इधर 2 होना चाहिए था, मतलब 2 नहीं है, तो ये 2 कब नहीं रहा होगा, जब इधर भी 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए, लेकिन Mg को पूछेंगे तो 2 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं नॉर्मल पीरियड में वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ये हमने बोला था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 to 4 इंक्रीज़ होती है, फिर डिक्रीज़ होती है टू 1, और विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीज़ होती है फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। अगर बात करें मॉडर्न कंसेप्ट की तो ये ड्राइव होता है ल्यूइस डॉट फार्मूले से, जिसकी ये Na, इसके वैलेंस शेल में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, उनको ये डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को हम उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। तो हमने ऐसे सभी स्ट्रक्चर बनाए। तो ग्रुप 1A से 4A में वैलेंसी ग्रुप नंबर, तो वैलेंसी क्या होगी, ग्रुप नंबर के ही इक्वल होगी। अब इसमें देखो 1 to 4E क्या है, ये हमारा फर्स्ट है, ये है सेकेंड है, फिर आते हैं हमारे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी, यहाँ पे हमारा पूरा 8 और फर्स्ट भी और सेकंड भी, ये हमें कुछ याद रखना होता है इसमें, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ग्रुप 1A से 4A में, मतलब फर्स्ट, सेकंड, 13 और 14 ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ग्रुप नंबर के इक्वल होगा, और ग्रुप नंबर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे। ग्रुप 5 से 7 में वैलेंसी क्या होगा, 8 माइनस ग्रुप नंबर होगा, मतलब 15, 16, 17 और 18 ग्रुप नंबर में। वैलेंसी ऑफ नॉवल गैस को हम 0 कंसिडर करते हैं क्योंकि उनकी कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। सेम क्वेश्चन हमने EN के लिए, सेम हमने EN के लिए भी लिखा था। EN कब था, जब इलेक्ट्रॉन लेने या देने की कैपेसिटी हो कुछ, इसलिए हमने वहाँ पे लिखे थे कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। अब हम बात करें इसकी वैलेंसीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरिएबल, वो वेरिएबल रहती है, वो अभी हम देखते हैं, निकालते हैं। वैलेंसी NCERT में वैलेंसी को हमने उन्होंने 2 में डिवाइड करा, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है आयनिक बॉन्ड्स आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, और ये इक्वल होती है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन कैटायन एंड एनायन। इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम से ही पता चल रहा है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए यूज होता होगा।
ये मैग्नीट्यूड की, ये उन केटायन और एनायन के ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनके मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। जैसे Al2O3 है, ये Al+3 और O2 माइनस में जा रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हुई और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हुई। कोवैलेंसी की बात करें तो इक्वल टू नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, मतलब कोवैलेंसी इज इक्वल्स टू कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट आइदर इन ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट। अब फॉस्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है ग्राउंड स्टेट में और 5 बनाता है एक्साइटेड स्टेट में। अभी हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में। उससे पहले एक नोट आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एस और पी ब्लॉक के लिए वैलेंस शेल इज इक्वल्स टू आउटरमोस्ट शेल, और डी ब्लॉक के लिए वैलेंस शेल इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी प्लस n इंटू एस। वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल इज इक्वल्स टू NS हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ कोवैलेंसी की। याद रखना है एस और पी ब्लॉक के लिए वैलेंस शेल इज इक्वल्स टू आउटरमोस्ट शेल, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वैलेंस शेल इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी प्लस n इंटू एस। आउटरमोस्ट शेल तो NS है ही। एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंसी अगर हम लेते हैं सेकेंड पीरियड का, हमने कोई एग्जाम्पल लिया है, हमने लिया है कार्बन। नाइस। कार्बन की अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, इसका फॉर्म वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 1s2 2s2 2p2, क्योंकि क्या रहता है 6 रहते हैं ना इसका एटॉमिक नंबर। तो इसको हमने ऐसे फिट करा, ये S में, ये है 2s, ये है 2p। हम यहाँ पे सिर्फ वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो वही बना रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट में ये 2 ही बॉन्ड्स बनाएगा क्योंकि 2 ही इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके एग्जांपल हमने पढ़े CO और CF2। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड में क्या होगा, ये S वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या होगा 4 बॉन्ड बनाएगा, CH4, ये है CH4 CO2 इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट भी लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्साइटेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसके लिए एनर्जी, मतलब एक्साइटेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वही एक्साइटेशन में काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी आ कहाँ से रही है, ऐसा कुछ रूम टेम्परेचर वगैरह हम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, तो हम ऐसे कहीं नहीं सकते कि पहले क्या हो रहा है दूसरे बाद में क्या हो रहा है, मतलब। और कहना भी तो यही कहेंगे ऑब्वियसली कि बॉन्ड फॉर्मेशन पहले हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी वहीं से आएगी एक्साइटेशन के लिए। अब बात करते हैं आइसोलेटेड कार्बन। आइसोलेटेड कार्बन मोर स्टेबल होता है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन बॉन्डेड कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है एक्साइटेड में, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स इंक्रीज होती है तो एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे प्लीज़ ये वाला कंसेप्ट मत लगाना कि एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नथिंग लाइक दैट, राइट। अब बोरॉन की बात करें, बोरॉन भी हमारा सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। इसमें हमने देखा ग्राउंड स्टेट की ये है, एक्साइटेड में ये 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवलेंसी इसकी 1 हुई और इसमें 3 हुई। नो कंपाउंड्स इन नेचर, ऐसे कोई कंपाउंड ही नहीं मिलते हैं हमें जो बोरॉन, जिसमें बोरॉन एक ही बॉन्ड बनाता हो, और ऐसे जिसमें 3 है तो ऐसे तो काफ़ी BH3 एंड ऑल, ठीक है। नोट एक इम्पॉर्टेंट है, बेरिलियम और बोरॉन कैन फॉर्म कंपाउंड्स ओनली इन एक्साइटेड स्टेट, वो सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में ही बना सकते हैं। एक्साइटेशन टेक्स प्लेस इन सेम शेल ओनली। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं बट मच इम्पॉर्टेंट। एक्साइटेशन सिर्फ सेम शेल में ही होगा। जैसे अभी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3, तो 2s2s है, ये 2s है, ये 2p है। तो हमने क्या देखा, कोवलेंसी इन ग्राउंड स्टेट तो 3 हुई, ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल NH3, नो एक्साइटेशन पॉसिबल, मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 4 होती है, 3 कोवलेंट प्लस एक कोऑर्डिनेट, ये करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल NH4+ है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा रहता है,
ठीक है, यहाँ पर प्लस लग जाता है। एक वो कोऑर्डिनेट बना लेता है ना। अब ऑक्सीजन की हम बात करें तो इसमें क्या 1:2:2 इसमें स्ट्रक्चर कोई ऐसा रहता है तो इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। कोवलेंसी इसकी 2 रहती है तो हम ये लिखते हैं H2O। मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ सेकेंड पेयर्ड एलिमेंट इज़ 4। लेकिन ऑक्सीजन में हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम 3 बना सकता है। इसके लिए कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, बट हम यही बोल रहे हैं कि एक्साइटेशन पॉसिबल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ सेकेंड पेयर्ड एलिमेंट जो है वो 4 रहती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पेयर्ड एलिमेंट की। थर्ड पेयर्ड एलिमेंट में हमने लिया फॉस्फोरस, ठीक है, जो नाइट्रोजन के नीचे आता है। इसका क्या है 3s2 3p3 3d0 3s 3p, यहाँ पे 3। अब यहाँ पर ऑर्बिटल है ना, d ऑर्बिटल है, सेकंड में तो हमारे पास ही नहीं। अब इसकी कोवलेंसी 3 है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन अब सेम शेल है तो ये एक्साइट कर जाएगा। ये इधर आगे कोवलेंसी 5 होगी, PCl5 PS3 PCl3, ठीक है। सल्फर की बात करें 3s2 3p4 3d0, ये इधर आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में कोवलेंसी क्या है 2 है। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट में 4 होगा। एक मतलब एक सेकेंड, ये एरो थोड़ा नहीं बनाया मैंने। 3s 3p 3d है। 2 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा गलत बनाया है। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। ये ऐसे गया SF2 SF4 SF6। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें NH2NP5 रहता है। निम्न याद रखना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी NP की ND में जाने की, इंस्टेड ऑफ कि NS की ND में जाए। पहले NP का इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर S का जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमने वही पढ़ा 1 3 5 7 ऐसे सकते, मैक्सिमम 7 जाती है। ज़ेनॉन की बात करें तो इसमें तो सारे ही भरे हुए हैं, ये सारे ही चले जाएंगे, इसमें 4 जाएंगे ना। तो मैक्सिमम कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैक्सिमम 8 रहता है। बट HCF8 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? स्टेरिक रिपल्शन हो जाता है। और HCF5 इसलिए नहीं है क्योंकि 5 बनते ही नहीं हैं बॉन्ड। अगर इसको अच्छे से करना, क्योंकि इसके एग्जांपल्स भी हैं CLF3 BRF3। हम Cl के साथ देख रहे हैं ना कितने बॉन्ड होना है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, हमें देखना है ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। बनाओ फ्लोरीन की अगर हम बात करें आप भी कमेंट में बताइए कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे।
हमेशा से पूछ लेंगे। स्ट्रक्चर्स, which of the following is compound of third excited state of xenon? xenon की थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब आपको ये वहाँ पे ना ऐसे बना के देखना पड़ेगा। xenon कौन सा पीरियड एलिमेंट है? फिफ्थ पीरियड है, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1 2 3 6 खाली होंगे हमारे पास, तो 6 बॉन्ड बनने चाहिए। तो एक CO2F2 विच डज नॉट एग्जिस्ट, HCF5 नहीं करता। सिग्विक रूल, अब हम बात करें सिग्विक रूल की। दिस इज़ नॉट सडविक रूल, इट्स सिग्विक रूल। अगर एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है और वो एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी कोवलेंसी इवन आफ्टर एक्साइटेशन, तो इसमें सिग्विक रूल, मतलब ऐसा उन्होंने बताया था सिग्विक में। ये रूल हमें हेल्प करता है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस बताने के लिए, मतलब कुछ हाइपर वैलेंट जो स्पीशीज़ रहती है उनके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस बताने के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। सो वी आर डूइंग वेरी फास्ट, हाँ, ज़्यादा नहीं रहते, कम ही है। जैसे कि BeF2 है, अभी हमने क्या पढ़ा था? ये कौन सा है? हाइपर है, हाइपो? जस्ट चेक। ये हमने कहाँ पढ़ा था? इधर BeF2। BeF2 में हमारे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाइपोवेलेंट हुआ, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जैसे एसिड स्पेस है, 2 फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करा, BF-2 1:2 2s1 2p1 एक्साइटेड स्टेट में 2 F इधर आ जाएंगे, 2 F इधर चले जाएंगे। सेकेंड पीरियड में 4 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, थर्ड पीरियड में 6 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है ना। सेकेंड पीरियड है तो हमें याद रखना है। सेकेंड पीरियड में क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और थर्ड में क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो सेकंड में 4 से ज़्यादा नहीं बनेंगे और थर्ड में 6 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में पूछा है। सेकंड पीरियड है, 3 कर रहे हैं, ठीक नहीं होगा। वेट ए सेकेंड, यहाँ पे मैक्सिमम 4 होगा F पर, ठीक है, नहीं होगा। BF3 सेकेंड पीरियड ही है, 4 है, हो जाएगा, नहीं होगा। 4 और 2 6 हो जाएगा। एक सेकेंड, कार्बन ये नहीं होगा और ऐसा ही ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीज़न लिखे हैं। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, और इसमें अगर हम रीज़न लिखें तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, वैकेंट ऑर्बिटल के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से। कुछ और क्वेश्चन हैं, हो जाएगा। ये जो है ये भी हो जाएगा। अब FF जो है, F तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, 3 है,
बट नहीं होगा। क्यों 1:2:2 है? वैकेंट और वाइटल ही नहीं है इसके पास, कैसे आएगा? तुम खुद ही सोचो। हाँ, ब्रोमीन में आ जाएगा, आयोडीन में भी आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वैकेंट और वाइटल है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर Br3- I3- एग्जिस्ट कर सकते तो F3- क्यों नहीं करता। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आती है, क्लोरीन वैसे कट जाना चाहिए क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन नहीं करता। क्यों? साइज़ कम हो गया, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ गया। किसका? एक ही एटम पर लोन पेयर रिपल्शन बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। कंपेरेटिव टू ब्रोमीन और आयोडीन में हमने साइज बोला है, वैसे एग्जिस्ट करना चाहिए था बट नहीं करता। एक डाउटफुल एग्जिस्टेंस है इसकी, किसकी? Cl3- की। अब हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की। जनरली ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं दो नॉन मेटल्स के बीच में। बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये हमने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखे हैं इसके बारे में। इसकी बात करें फिजिकल स्टेट की, अगर हम पहले बात करते हैं तो दे आर जनरली गैसेज, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड्स रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्या रहते हैं? गैसेज, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। रीज़न कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्स से इनको हम टुगेदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट इन केस ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स इज डिसाइडेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। हम वैन फोर्स किसके बीच में कह रहे हैं? जैसे CO2 है, इन दो CO2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में बोल रहे हैं। अब ऐसे तो आपको होगा कि OCO है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। हम ये तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम इंटरएटॉमिक की बात ही नहीं कर रहे, हम बात ही यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर की कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट जो है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के केस में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से देखते हैं, ना कि इंटरएटॉमिक से। ठीक है, फिर अब बात करें एक्सेप्शन आते हैं इसमें, जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा। कोवलेंट सॉलिड्स 3D क्रॉस नेट जाइंट स्ट्रक्चर, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड, पोजेसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल आ गया डायमंड, B4C SiC, Bn Ln SiO2 एंड ग्रेफाइट। B4C की बात करते हैं, हम इसको नोर्बाइड भी बोलते हैं। अभी हम क्या देखें यहाँ पे कि जो बेंजीन रिंग्स हैं इनके बीच में वैन डेर फोर्स, ये जो है ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ये सॉलिड हमें पता है डायमंड कितना हार्ड होता है ना। B4C को हम नोर्बाइड बोलते हैं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ होता है। कार्बोरंडम इज़ सिलिकॉन कार्बन, इसको हम कार्बोरंडम बोलते हैं। ये यूज़ होता है डायमंड और ग्लास कटिंग में, यूज़ फॉर डायमंड ग्लास कटिंग। Bn, यहाँ पे मैं ये जो सभी के पीछे X लगा है ना, इसका मतलब मैं बताती हूँ। अगर पेपर में मेंशन किया हो या नहीं किया हो, हमें इसको ये मानना ही है। X का बस हमें ये बता रहे कि उसका डाइमर है, ट्राइमर है, मतलब उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक ये वन कुछ नहीं दिया तो मतलब 1 है, तो एक मॉलिक्यूल भी नॉर्बाइड का काम कर रहा है, कार्बोरंडम का काम कर रहा है। अब BnX में, मतलब Bn में ये इनऑर्गेनिक ग्राफाइट है, SiO2 में 3D सिलिकेट और सिलिका, ये रेत इसी से बनती है। ठीक है, अब हम कहते हैं जर्शनीजन। It is soft, slippery, and it is used as dry lubricant in machines working at high temperature. Also used in lead pencil. Why? ये हमने किसके लिए बोला? इनके लिए बोला। ये सॉफ्ट है, स्लीपरी है, लुब्रिकेंट का यूज़ होता है मशीन से वर्किंग एट हाई टेम्परेचर।
लेड पेंसिल में भी यूज़ होता है। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं हम इधर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स है लेयर्स के बीच में। हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स विद इन लेयर्स। टू मेल्ट वी हैव टू ब्रेक लेयर्स। ठीक है। अब इसकी हम बात करें, ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है लेयर्स के बीच में, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स विद इन लेयर्स। हमने इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, जो मतलब रेजोनेंस में नहीं जा रहे, तो मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवा देंगे, और बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। अब डायमंड और ग्रेफाइट की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका ज़्यादा? ऑब्वियसली ग्रेफाइट को। हीट कंडक्टेंस डायमंड का ज़्यादा। क्यों? रीज़न नहीं है, बट ये कह सकते हैं डायमंड की इतनी होती है जितनी मेटल की होती है, और डायमंड इज़ अ नॉन मेटल। डेंसिटी की बात करें, फर्स्ट का ज़्यादा होगा डेंसिटी, क्योंकि सेकंड जो है वो लेयर्ड सॉलिड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सेकंड की ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या है, sp3 स्ट्रक्चर बनता है, इसमें sp2 बनता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से cc बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेफाइट की ज़्यादा है। इसका रीज़न जानना है, आप भी इसका रीज़न कमेंट में शेयर करिए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेफाइट में ज़्यादा क्यों है। हाँ ठीक है, sp2 है, उससे क्या हुआ? हाँ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। sp2 मतलब क्या? डबल बॉन्ड बना रहा है ना किसी एक के साथ, कार्बन के साथ। ज़्यादा हार्डनेस ऑफ डायमंड किसकी वजह से? हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टल की वजह से है। उसका ये नहीं है कि हार्डनेस उसकी ये डेंसिटी जो भी हमने ऊपर लिखे इनकी वजह से। हार्डनेस ऑफ डायमंड किसकी वजह से? हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टल की वजह से। अभी कुछ हमने नोट में लिखा है, जैसे CH4 सॉलिड है, मीथेन सॉलिड, CO2 सॉलिड, H2 सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर स्टेट है। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हेड बाय वीक वंडरवॉल फोर्स इवन इन सॉलिड स्टेट। सोडियम क्या है? सोडियम सॉलिड मेटालिक सॉलिड है। Na+Cl- आयनिक सॉलिड है। डायमंड कोवलेंट सॉलिड है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की हम बात करते हैं। पहले हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट, दूसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। Generally, they are poor electrical conductance as the bond is composed of atoms. Poor electrical conductance होती है क्योंकि बॉन्ड किसका है? एटम्स का बना हुआ होता है। इन जनरल हम बोल रहे हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होगा? देखो, आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो पोर कंडक्टर ही होते हैं, सॉलिड्स। इसलिए NaCl सॉलिड नहीं है गुड कंडक्टर। सारे मेटल्स भाई गुड कंडक्टर्स होते हैं, सारे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। ये दो चीज़ें दिमाग में रख लो, आयनिक सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स और ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। डायमंड की बात करें, इट इज़ नॉट। ग्रेफाइट इज़ वेरी मच। एंड HCl लिक्विड। बात आती है यहाँ पर लिक्विड की। बच्चों को लगता है कि लिक्विड और एक्विस एक ही चीज़ है। नहीं, एक ही चीज़ नहीं है भाई। वो लिक्विड हो गया कि मतलब उसमें वाटर नहीं है, और एक्विस हो गया कि मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है। एक्विस हम क्या बोलते हैं? एक्विस सॉल्यूशन, वो H2 में प्रेजेंट है। लिक्विड HCl, लिक्विड HCl इज पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, नो फ्री आयन। लेकिन HCl H2 में क्या है? H3O+ और Cl- फ्री आयंस हो जाते हैं। फ्री आयंस ही कंडक्शन करवाते हैं। अब आपको डाइल्यूट HCl बोले, कंसनट्रेटेड बोले, वो एक्विस है बाय डिफ़ॉल्ट। कंसनट्रेटेड है लेकिन है तो उसमें ना पानी तो है भी, मतलब पानी तो है ही ना उसमें, चाहे थोड़ा है। अब बात करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है। रिगार्डिंग द कोवलेंट कंपाउंड्स या जनरली लेस वोलेटाइल। नहीं भाई, वो मोर वोलेटाइल होते हैं।
exist as gas. They are generally more soluble in organic solvents. हाँ भाई, होते हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन हो गया, पायरिडीन हो गया. दे आर हार्ड और ब्रिटल. नहीं. दे कैन एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म. इस पर देखो हार्ड और ब्रिटल क्यों नहीं है. प्रेशर हमने अप्लाई करा, रिपल्शन बढ़ा. आयनिक क्रिस्टल की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड जो है नॉन डायरेक्शनल है. नेचर नहीं, गलत है, डायरेक्शनल है. दे रिएक्ट एट मॉडरेट रेट. हाँ ये ठीक है. दे कैन एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब कमेंट में बताना कि क्या डबल बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड है क्या. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय.